हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये CSIR नेट JRF स्टेट लेवल की जो सेट होती है, स्लैट होती है, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है सभी जगह पे यहाँ से क्वेश्चन आती हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात, MSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की जो होती है उसमें एक पेपर क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उसमें भी उसके सिलेबस में भी ये सेंट्रल पोटेंशियल होता है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं सेंट्रल पोटेंशियल एक्चुअल में किस पोटेंशियल को हम सेंट्रल पोटेंशियल कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, ये समझ लेते हैं पहले। तो हमारी टॉपिक है सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल ये है हमारी टॉपिक सेंट्रल पोटेंशियल, इसे समझ लेते हैं। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्पिनलेस पार्टिकल है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन आइटम ही है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिनलेस है, हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और उसके पास मास m है। मान लो ये कितनी मास हैविंग करता है, m। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल चार्ज। ओके, चार्ज ही नहीं होती, उसके पास चार्ज लेस होता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, r है, मतलब रेडियस इसकी कितनी है, r, इनकी बिटवीन डिस्टेंस r है। जब कभी भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ डिस्टेंस पर जब होते हैं तो उस टाइम इनके बीच में ना कोलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाता है, कोलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये यहाँ पे कोलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब उस टाइम जब रेस्ट में है उस टाइम की बात कर लूँ तो ये क्या है, क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कोलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल निकालने जाऊँ तो पोटेंशियल अगर निकालता हूँ मैं इन दोनों के बीच में तो वो आता है 4πε0। दिस इज -ZE² ये मुझे मिलता है। और आप सब जानते हो कि कहाँ से कैसे आता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि जो पोटेंशियल हमने इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है वो ये आया है, और इसमें हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ r दिख रहा है मुझे। इसका मतलब ये r का फंक्शन है। जब कभी भी ऐसा कोई पोटेंशियल आपको मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ बिटवीन डिस्टेंस अर्थात रेडियस पर डिपेंड करे और किसी चीज पर डिपेंड न करे, तब उस पोटेंशियल को आप तुरंत कह देना कि वो सेंट्रल पोटेंशियल है। आई होप आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल पोटेंशियल किसे कहेंगे। अब देखो, जो सेंट्रल पोटेंशियल होती है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल भी होती है। ये बात समझा देता हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये जो आइटम है, आइटम स्फेरिकल शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है तो ऐसे भी वो मूव कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, मतलब किसी भी तरीके से वो रिवॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इधर से जब मैं रेडियस लूंगा, इधर से रेडियस लूंगा, किधर से भी रेडियस लूंगा, रेडियस सेम होगी। इसका मतलब रेडियस क्या कर रहा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक रख रहा है, स्फेरिकली सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्री है। तो इस तरीके से हम ये समझ लेते हैं कि जब भी सेंट्रल पोटेंशियल हम पहचान लेंगे किसी भी पोटेंशियल को तो उसे हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल भी कह देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, या फिर उसी को हम सेंट्रल पोटेंशियल क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चल लेते हैं। यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना। देखो, सेंट्रल पोटेंशियल मैंने टॉपिक डाल रखा है। अब यहाँ पे कंसीडर अ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल VR. The potential energy of the particle depends only on in distance from the origin is called central potential or spherical symmetric potential. देखो, जो मैंने बात बोला था वही सेम यहाँ पे बात लिखी हुई है। पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन इन, देखो, डिपेंड्स ओनली ऑन इन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब इस तरीके से कोई भी पोटेंशियल जब डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे, बिटवीन डिस्टेंस पे, तो हम कहेंगे वो सेंट्रल पोटेंशियल है, और वही स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। और इसे मैं समझा दिया हूँ आपको पहले ही कि कैसे और क्यों कहते हैं। अब हम एक चीज़ और जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से कि जो फोर्स होती है वो पोटेंशियल से कैसे रिलेटिव रहती है, कैसे रिलेट रहता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है क्लासिकली मैकेनिक्स, क्लासिकली क्या होती है, फोर्स जो होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल के बराबर होती है। तो वही लिखा है, द फोर्स ऑन अ क्लासिकल पार्टिकल इन अ सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन एज F इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल।
ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पे सब पढ़ चुके हैं हम कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल के बराबर होती है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताती है उसे मैं बता देता हूँ। द नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन टू डिक्रीज द पोटेंशियल। बात समझिएगा, जिस डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिक्रीज होगी उसी डायरेक्शन पे आपकी फोर्स होगी, ये बात बता रहा है नेगेटिव साइन। द टॉर्क टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ इज जीरो। जो टॉर्क होगी पूरे मोशन पे वो जीरो होगी, लेकिन द एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। पूरे मोशन में आपकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, मतलब ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे इस पार्टिकल की, तो क्या मिलेगा देखना, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल लाइज इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब हम ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं तो उसकी प्लेन वहां पे आती है जहां पे वो प्लेन कहाँ से होता हुआ जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ जाता हुआ दिखता है उसकी प्लेन। जहां पे इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे, पार्टिकल जहां जिस प्लेन पे होगा वो प्लेन कहां से, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल लाइज इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, आगे चल लेते हैं। द क्लासिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज। क्लासिकल एनर्जी में टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आगे मैं पढ़ लेता हूं। तो E इक्वल टू देखो p² 2m प्लस वी आर। क्लासिकली टोटल एनर्जी होती है क्लासिकल से मैकेनिक्स से। अब क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर लेता हूँ। द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन इज। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें टोटल एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन से दर्शाते हैं, और जो कोई भी क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे H कैप इज इक्वल टू यही होगा p² 2m प्लस वी आर, लेकिन ये p² क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑपरेटर बन जाएगा, और उस ऑपरेटर की वैल्यू हम जानते हैं p कैप इसको इक्वल टू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे जब रखूंगा तो माइनस आयोटा एच कट डेल ऑपरेटर की होल स्क्वायर हो जाएगी। होल स्क्वायर होगी तो माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की -1 हो जाएगी और ये बन जाएगी देखो माइनस एच कट स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि एक बार हैमिल्टोनियन हमें मिल जाएगी तो वो जो पार्टिकल थी जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए हमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ता है, तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलती है। वेव फंक्शन क्योंकि होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में, वही सब कुछ बताती है। अब एक्चुअली में अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लें कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लें। तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन आई है उसमें हम देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है हैमिल्टोनियन। तो हम देख पा रहे हैं कि हैमिल्टोनियन हमारी सिर्फ और सिर्फ आर की फंक्शन है। ठीक है, डिस्टेंस की फंक्शन, बस आर की फंक्शन है, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हमारी टाइम नहीं दिख रही है, टाइम पे डिपेंड है ही नहीं, इसलिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम नहीं लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल इज। अब हम यहाँ पे देख लेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होती है और वही वेव फंक्शन फिर से प्राप्त हो जाती है तो उसके मल्टीपल पे जो वैल्यू आती है उसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं। कोई भी ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर जब ऑपरेट होती है और वही फंक्शन अगर हमें मिल जाता है तब हम कह देते हैं उसकी मल्टीपल को कि वो आइगन वैल्यू है। अगर वही फंक्शन नहीं आती है, बदल जाती है, तो हम उसे आइगन वैल्यू नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई ऑपरेटर पे ऑपरेट हो रहा है और वही साई फिर से मिल जा रही है, मतलब वेव फंक्शन, तो इसे हम आइगन वैल्यू कहेंगे, इसे आइगन फंक्शन बोलेंगे, और ये तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। यही हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी होता है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 और आगे बढ़ लेंगे। आइए आगे काम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी हैव, देखो माइनस एच कैप स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर साई आर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर इक्वल टू ई आर साई आर। इक्वेशन थर्ड कुछ नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू पुटअप किया एच कैप की, बस। आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
ये जो सिर्फ आर की फंक्शन है, और हम जान चुके हैं कि हमारी पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक था, इसलिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना चाहेंगे। तो डेल स्क्वायर साई आर को हम आर थीटा फाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल स्क्वायर साई को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये देख लेते हैं। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डेल स्क्वायर साई इज रिटन एज, कैसे लिखा जाता है उसे मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आते हैं। देखिए, जो डेल स्क्वायर साई है इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, वेक्टर डेल ऑपरेटर और यहाँ पे साई को हम देख पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ आर की फंक्शन थी, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, स्केलर फंक्शन है। और जब कभी भी डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पे ऑपरेट होता है तो उसे ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। देखिएगा, इसे अब मैं क्या बोलूँगा, ग्रेडियंट ऑफ द साई, ऐसा बोलेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पे ऑपरेट होता है, इसका मतलब डेल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और किस पे ऑपरेट हो रहा है, एक स्केलर पे, तो इसकी रिजल्ट जो आएगी वो वेक्टर आएगी। ठीक है, कैसे देखो, एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो ए क्या है, स्केलर, जैसे यहाँ पे ये स्केलर था, और ये क्या है, वेक्टर, यहाँ पे जो वेक्टर था। तो जब एक स्केलर और वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी रिजल्ट जो आती है वो फोर्स, मतलब वेक्टर आती है। यहाँ पे देखो ये फोर्स आती है, फोर्स क्या है, वेक्टर है। इसी प्रकार से इन दोनों की रिजल्ट जो आएगी वेक्टर आएगी। तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या आएगी, रिजल्ट वेक्टर आएगी। और जब कभी भी डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट करता है किसी वेक्टर के साथ, तब वो डाइवर्जेंस कहलाता है। तो ये कहा जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई, ये हो जाएगी। मतलब डेल स्क्वायर साई निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, साई की पहले ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी जो रिजल्ट आएगी उसकी डाइवर्जेंस निकालनी पड़ेगी, फिर हमारी डेल स्क्वायर साई आएगी। अब इस तरीके से आएगा। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, उसे आप याद कर लो कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो मैं बता दिया। ये दिखा देता हूँ आपको। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल साई ओवर डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। अब हम यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पे 1/r स्क्वायर है, यहाँ पे 1/r स्क्वायर, इसे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर में जो बचेगा ना वो एल कैप स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू होती है। आगे दिखा देता हूँ, देखो, एंड वी नो दैट एल कैप स्क्वायर साइज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल साई ओवर डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल फाई स्क्वायर आती है। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, इसमें से 1/r स्क्वायर बाहर निकाल दो तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बचती है। सिर्फ एक चीज की कमी है, माइनस एच कट स्क्वायर की। तो इसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एच कट स्क्वायर ऊपर और एच कट स्क्वायर नीचे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर ऐसा मैं कर सकता हूँ कि माइनस एच कट स्क्वायर को मैं नीचे ला सकता हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर को इसके नीचे ले आया तो ये जो बचा वो इसकी 1/r स्क्वायर साइन थीटा को निकालने के बाद वाली बची। तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे तो इतनी बड़ी इक्वेशन छोटी इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम वहाँ पे इक्वेशन 5 को क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे इक्वेशन 4 पे। तो क्या आ जाएगी, देखो, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर। ये हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखो, माइनस 1/r स्क्वायर, देखो इन दोनों टर्म से क्या निकालते हैं, 1/r स्क्वायर तो वो तो बाहर है, और ये वाली माइनस यहाँ पे आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/r स्क्वायर डेल कैप स्क्वायर साई अपॉन एच कट स्क्वायर। इसे इक्वेशन 6 कह देंगे। आगे चल लेते हैं, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3 वी है। इक्वेशन 6 को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 पे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमें फिर श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी। देखना क्या मिलेगी, देखते हैं। ये पुटअप करने के बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस एच कट स्क्वायर 2m बाहर ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइनस एच कट स्क्वायर अपन 2m 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल साई अपन डेल आर माइनस 1/r स्क्वायर डेल कैप स्क्वायर साई अपन एच कट स्क्वायर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे तो ई आर साई आर था ही। ई भी क्या है, जो टोटल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन, इसलिए मैंने सफिक्स में आर लिख दिया है। आगे चल लेते हैं। ये माइनस एच कट स्क्वायर अपन 2m की मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ अंदर में। तो अंदर में होगा तो ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगी, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगी 1/2m एच कट स्क्वायर
क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखना A2m और नीचे आर स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएंगे और ए टर्म बन जाएगा। वी आर को भी मैंने अंदर ले लिया, उस सब में देखो यहाँ साई था, यहाँ साई था, यहाँ साई था, इन सबको आउटसाइड में ले लिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो था एज इट इज लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 7। आगे चलेंगे, अब आगे चल लेते हैं। अब आप देखना इक्वेशन 7 की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दर्शा रहा है, आप ध्यान से देखो। ये देखो जो फर्स्ट टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ आर दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आर दिख रहा है। और सेकेंड टर्म में आपको क्या दिख रहा है, एल कैप स्क्वायर। और एल कैप की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे, देखो थीटा पे भी डिपेंड करती है और किस पे, फाई पे भी डिपेंड करती है। मतलब ये स्फेरिकल हार्मोनिक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बता रहा है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड टर्म क्या बता रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसी को आगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन इज रेडियल काइनेटिक एनर्जी, और जो फर्स्ट टर्म है उसे मैंने क्या लिखा है, पी कैप स्क्वायर अपॉन 2m, यही तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। द सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2m r स्क्वायर एल कैप स्क्वायर मैंने दर्शा दिया। ओके, आगे चल लेते हैं। This term is generated from pure rotation of the particle about the origin, where mr square is moment of inertia. मास और उसकी रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसकी स्क्वायर की मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी बॉडी के लिए, सॉरी, mr square is moment of inertia with respect to origin since l cap square does not depends on r। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो l cap है, यहाँ पे देख पा रहे हो एल कैप स्क्वायर साई था वो थीटा पे डिपेंड कर रहा था और फाई पे डिपेंड करता। इस इक्वेशन पे आपको कहीं पे आर दिख रहा है, नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल कैप स्क्वायर जो है वो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, एल कैप डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर सो इट कम्यूट्स विथ वी आर। इसका मतलब हुआ कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है और वी आर के साथ इसकी कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल देंगे तो जीरो आएगी। और जीरो जब कभी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट सॉल्व करने से आती है तो वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट्स करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। एंड रेडियल काइनेटिक एनर्जी, और रेडियल काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है। इससे भी अगर हम एल कैप को ऑपरेट कराएंगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट मतलब निकालेंगे तो जीरो आएगी आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो थी, रेडियल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के साथ कम्यूट्स कर रहा है। हैंस इट आल्सो कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन एच कैप, और हैमिल्टोनियन उन दोनों की एडिशन होती है, इसलिए हैमिल्टोनियन के साथ भी ये क्या करेगा, कम्यूट्स करेगा। इन एडिशन एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड आल्सो कम्यूट्स, ये दोनों भी कम्यूट्स करते हैं। कम्यूट्स करने का मतलब ये है कि दोनों की कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो आएगी। एज अ रिजल्ट एच कैप एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड स्क्वायर, एल जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, म्यूचुअली कम्यूट्स। इट मीन्स जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एल कैप स्क्वायर ऑपरेटर की जब कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे जीरो आएगा, एंड इसी हैमिल्टोनियन की जेड कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम की जेड कंपोनेंट के साथ भी कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे जीरो आएगा। जब भी कभी जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट्स कर रहे हैं। आगे देख लो, देयरफॉर एच कैप एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड कैप हैव कॉमन। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कम्यूट्स कर रहे हैं। इसका मतलब अगर एच कैप की जो वेव फंक्शन होगी वही एल जेड की भी होगी, एच कैप की जो फंक्शन होगी एल कैप स्क्वायर की भी होगी। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एच कैप एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड कैप हैव कॉमन आइगन फंक्शंस। द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ एल कैप स्क्वायर एंड एल जेड कैप आर स्फेरिकल हार्मोनिक। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, द आइगन वैल्यू इक्वेशन आर गिवन एज, द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल कैप स्क्वायर इज, ऐसा दिया जाता है, एल कैप स्क्वायर साई एल एम थीटा फाई इज इक्वल टू एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर साई वाई एल एम थीटा फाई, इक्वेशन 8 कह दूंगा। एंड द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल जेड कैप इज, एल जेड कैप साई बोल दे रहा हूँ मैं, वाई एल एम थीटा फाई जो स्फेरिकल हार्मोनिक होती है, इज इक्वल टू लैम्डा एच कट स्क्वायर साई एल एम वाई एल एम थीटा फाई। इसे इक्वेशन 9 बोल दूंगा मैं, ठीक है। अब इक्वेशन 8 और 9 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखूंगा कि एच कट स्क्वायर तो है, ये सब है, लेकिन लैम्डा की जगह पे क्या है, एल एल प्लस वन। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट द लैम्डा इज इक्वल टू एल एल प्लस वन। Wave function psi r is equal to psi r theta phi in terms of the spherical
वेव फंक्शन साई आर इज इक्वल टू साई आर थीटा फाई। हम जान रहे थे कि जो साई आर है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में साई आर थीटा फाई होगी, क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक था पोटेंशियल, इसलिए साई किसकी फंक्शन होगी, आर की भी होगी, थीटा की होगी, फाई की होगी। इसलिए इन टर्म्स ऑफ सेपरेटेड वेरिएबल इन इज रिटेन एज, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो सॉल्व करके हमने लाया है उसमें देख पा रहे हैं कि हमारी कुछ टर्म आर की फंक्शन है, कुछ टर्म थीटा एंड फाई की फंक्शन है, इसलिए उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो आर की फंक्शन को अलग लिख लेंगे और थीटा एंड फाई की फंक्शन को अलग लिखेंगे, इसी को हमने लिखा है साई आर थीटा फाई। एक्चुअली में क्या होती है, जो वेव फंक्शन होती है मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर होती है, इसलिए हमने आर एन एल आर जो आर की फंक्शन उसे अलग फंक्शन पे लिख लिया, मल्टीप्लाई वाई एल एम थीटा एंड फाई जो थीटा एंड फाई की फंक्शन है उसे अलग से लिख लिया। इसे स्पेरिकल हार्मोनिक कहते हैं, इसे रेडियल पार्ट कहते हैं। आगे चल लेते हैं, दोनों की इक्वेशन निकालेंगे। वेयर स्पेरिकल हार्मोनिक वाई एल एम थीटा फाई इज एंगुलर पार्ट एंड आर एन एल आर इज रेडियल पार्ट, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल इज कॉन्जर्व्ड, जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो कॉन्जर्व्ड होती है। अब यहाँ पे देखना, इट कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन, और वो किससे कम्यूट करेगा, हैमिल्टोनियन से। पुट वैल्यू ऑफ साई आर थीटा इन इक्वेशन 7 वी गेट। अब ये जो साई आर थीटा फाई की वैल्यू आपने निकाला है उसे इक्वेशन 7 पे पुट कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ कि इक्वेशन 7 कहाँ पे है। ये है आपकी इक्वेशन 7। ये साई की जगह पे हम क्या रख देंगे, साई आर थीटा एंड फाई। ये साई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 जगह होगा, और तीनों जगह साई की वैल्यू हम रख देंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी साई की वैल्यू रखा जाएगी। आगे चल लेते हैं। ज्यादा होगा तो यहाँ से v को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो e माइनस भी हो जाएगा, साई आर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साई की वैल्यू रख देंगे, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, माइनस एच कट स्क्वायर अपन 2m 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर। अब यहाँ पे साई आया, अब साई की वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। फिर प्लस 1/2m r स्क्वायर एल कैप स्क्वायर, यहाँ पे साई आएगी, इसकी वैल्यू रख दिया। यहाँ पे भी आती थी, v को उस तरफ ले गया मैं राइट हैंड साइड पे, तो er माइनस वी, यहाँ पे साई आती थी, साई की वैल्यू फिर हमने रख दिया, ठीक है। आगे चल लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिएगा। ये जो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर स्मॉल आर के टर्म पे है, और ये आर का फंक्शन है, इसलिए यही इसी पे ये ऑपरेट होगा, डेल ओवर डेल आर इसी पे ऑपरेट होगा, इस पे तो होगा नहीं, थीटा एंड फाई की फंक्शन नहीं, मतलब एक कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगी, तो इसे मैंने बाहर ले लिया, देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर। एक चीज और हमने किया है, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को फ्रॉम बोथ साइड क्या है, -2m/h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ए बाहर निकल गया, वाई एल थीटा आर स्क्वायर डेल ओवर। अब देखो ऐसा करने के बाद यहाँ पे ए अगर कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर की फंक्शन हो गई, इसलिए मैं अब डेल को क्या बोलूंगा, डी बोलूंगा। अब परफेक्ट डिफरेंशियल बन गई ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गई, और जब हम इससे मल्टीप्लाई किए, इससे -2m/h कट स्क्वायर से, यहाँ से तो 2m से 2m कट गया, नीचे -h कट स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी, और वही वी आर के साथ भी था, ठीक है। इस वी आर के साथ भी इधर आएगी ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये देखो, ये जो राइट हैंड साइड पे उसे फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ले आया, तो यहाँ पे -2m/h कट स्क्वायर आएगी, वो इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा भाई, यहाँ पे -2m/h कट स्क्वायर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, 2m/h कट स्क्वायर ए आर माइनस वी आर। अब यहाँ पे लिख लिया, और ये जो सेकेंड टर्म में है इसे मैं राइट हैंड साइड पे ले आ रहा हूँ, तो आर एल कैप स्क्वायर वाई एल एम थीटा एंड फाई आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर कैसे आ गया, आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2m/h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, माइनस में उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, तो h कट स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर तो पहले से था ही, 2m से 2m कैंसल आउट हो जाएगा जब पूरे इक्वेशन को 2m/h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -2m/h कट स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आई होप ये वाली टर्म से ये इस वाली स्टेप से इस वाली स्टेप में कैसे हम आए आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी चीज से, तो देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ आर स्क्वायर अपॉन आर एन एल वाई एल एम, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये वाई एल एम से कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा ये देखो 1/r/n/l डेल ओवर डेल आर। अब आर को क्यों नहीं काटे, आर को इसलिए नहीं काटे कि यहाँ पे देखो आर पे डी ओवर डी आर मतलब डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऑपरेट है, जब तक इसकी रिजल्ट नहीं निकल जाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आर ही है,
ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं काट सकते, ऑपरेटर जब ऑपरेट रहती है तब तक नहीं काट सकते, इसलिए ये आर वाली टर्म बच गई है। अब यहाँ पे देखो 2m, अब यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई होगी, इसे मल्टीप्लाई हुई तो नीचे वाली टर्म है पूरे ऊपर वाली टर्म से कट जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगी, तो ये 2m r स्क्वायर अपन एच कट स्क्वायर आर माइनस वी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, यहाँ देखो एल स्क्वायर, ये आपने देखा था थीटा एंड फाई की फंक्शन होती है, मतलब ये बाहर नहीं आ सकता, आर एन एल बाहर ही रहेगा, तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आर एन एल से कट जाएगा और ये वाई एल एम थीटा फाई बच जाएगा, और इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से ये बचेगा एल कैप स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई अपॉन एच कट स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो इन दोनों को मैं एक ही कांस्टेंट के बराबर मान सकता हूं, तो मैंने मान लिया कि लेमडा इन दोनों के बराबर है, इसके बराबर लेमडा है, इसके बराबर लेमडा, जब दोनों के बराबर लेमडा तो आपस में भी बराबर होंगे। दिस इज इक्वेशन 10। अब आगे चल लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। देखिए आप उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ऐसा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 8 पुट द वैल्यू ऑफ एल कैप स्क्वायर वाई एल एम थीटा फाई इन अबव इक्वेशन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 8। अब 8 पे देख लेते हैं क्या, इक्वेशन 8 पे इसकी वैल्यू थी एल कैप स्क्वायर साई एल एम थीटा एंड फाई, आइगन वैल्यू इक्वेशन ए देख लीजिए, ए है इक्वेशन 8, यहाँ से इसकी वैल्यू ए है, इसे हम वहाँ पे पुट कर देंगे, ए हमने कर लिया। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज है प्लस सेकेंड टर्म भी एज इट इज है, यहाँ पे हम काम कर लेंगे, इसके जगह पे हम क्या पुट करें, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर वाई एल एम थीटा एंड फाई, अब नीचे जो था एज इट इज है, अब एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो गया, वाई एल एम थीटा एंड फाई से वाई एल एम थीटा एंड फाई कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0, जो बचता है अब लिख लेते हैं। अब ध्यान से इन दोनों टर्म से मैं 2m अपॉन एच कट स्क्वायर 2m r स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर बाहर निकालूंगा। देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, अब इसमें तो ये था ई आर माइनस वी आर, इसमें तो टर्म था ही नहीं रहता है, उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर से इसे मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे बचा क्या है काटने के बाद, एल एल प्लस 1 बचा है एच कट स्क्वायर, इसकी वाली एच कट स्क्वायर आ जाएगी और नीचे 2m r स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि ये था नहीं और हमने कॉमन निकाला है इसलिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 0। आगे चल लेता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई दिस आर एन एल आर अपॉन आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगी और 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट टर्म पे देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे चल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास, एक क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन ओवर डेल आर प्लस 2m, ए बन गई पूरा इक्वेशन, इक्वेशन 11 हो गई। दिस इज रेडियल इक्वेशन फॉर अ सेंट्रल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी लेवल्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये जो इक्वेशन 11 आई है ना, ये हमारी रेडियल इक्वेशन होती है किसी भी सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, इसे जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमें एनर्जी लेवल्स मिलती हैं उस सिस्टम के लिए। अब देखिए फॉर अ गिवन एल देयर आर 12 प्लस 1 डिफरेंट आइगन फंक्शंस साई एन एल एम बिकॉज एम इज इक्वल टू एम हैविंग दिस वैल्यूज, ठीक है। अब इसे मैं समझा देता हूँ, आप देखिएगा, कहता है कि एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मान लो एल इज इक्वल टू 0 है, एल इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 2 है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपकी एम एल की वैल्यू कितनी होती है, तो कहता है एम एल की वैल्यू 12 प्लस 1 होगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पे अगर 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एम एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 3, एम एल इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3, मतलब -1 0 प्लस 1 आ जाएगा, ओके। अगर 2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 5, तो एम एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनकी जब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, मान लो n इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, l इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, और ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 -1 प्लस 1, इन तीनों की कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो साई एन एल एम आती है ना, तो इनकी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 4 स्टेट आएंगी, इन चारों स्टेट की सेम एनर्जी स्टेट होगी, ये चारों आइगन फंक्शंस की सेम एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से समझो आप कि एक पति है जिसने 3 पत्नियां रखा हुआ है, कितने पत्नी रखा है 3। अब ये जो कमाएगा वो इसकी एनर्जी होगी, जो ये इनकम इसकी होगी, जो इसकी सैलरी आएगी वो इसकी क्या होगी एनर्जी होगी, और इसकी एनर्जी पे तीनों पत्नियां डिपेंडेंट हैं, इसके पैसे को कौन खर्च करेगा, तीनों खर्च करेंगे ना,
ये भाई इस पे डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी स्टेट जो है वो 3D जनरेट है। कैसा है? 3D जनरेट, डी जनरेट, इसे डिजेनरेसी कहते हैं, ठीक है, 3D जनरेट। अगर 4 पत्नियां होती तो 4D जनरेट। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वेव फंक्शन जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं एक ही एनर्जी स्टेट पे। वही बात हो गई कि यहाँ पे इनकी कॉम्बिनेशन से 4 वेव फंक्शन मिलेंगी हमारे पास, और वो 4 वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करेंगी। इसी बात को वहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझ, आगे चलते हैं, समझते हैं। जो मैंने समझाया वो बात यहीं पे लिखी हुई देखो। For a given L, there are 12 plus 1 different eigenfunctions psi and Lm because m having these values. Okay. ये देखो ये कॉम्बिनेशन बना के दिखा दिया गया है एन एल माइनस एल। ये लास्ट वाला एम एल की वैल्यू है, एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, क्योंकि वो वेरी करती है -L2 प्लस एल, ठीक है, वो वेरी करती है -L2 प्लस एल। ओके, इट करस्पॉन्ड टू सम आइगन एनर्जी, वो क्या कहलाती है? डिजेनरेसी। नाउ यूज, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 11 है उसे सॉल्व करने के लिए ये आर को एक दूसरे इक्विवेलेंट फंक्शन से हम रिलेट करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो आर एन एल आर इक्वल टू हमने मान लिया यू एन एल आर अपॉन आर। अब आप ध्यान से देख पाओगे कि इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब इसे मैं 1 टाइम डिफरेंशिएट करूं, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूं, जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे इनको पुट अप करूं, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा यू के टर्म पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। जो हमने आर एन एल आर इज इक्वल टू यू एन एल आर अपॉन आर माना है उसे इक्वेशन 12 कह देंगे। इक्वेशन 12 को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। इक्वेशन 12 को हम यू भी रूल से, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाली रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। तो -1 अपॉन आर स्क्वायर यू एन एल आर एज अ कॉन्स्टेंट प्लस एज अ कॉन्स्टेंट ऐसे रखेंगे 1 अपॉन आर को, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, देखो इस आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है तो ये बन गया, यहाँ पे होगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस यू एन एल आर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा। ओके, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, देन वी गेट दी डेल अपॉन डेल आर। ये देखो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दो। यहाँ पे देखो इसकी करेंगे तो माइनस डी यू अपॉन ओवर डी आर, प्लस यहाँ पे देखो आर और डी यू एन एल अपॉन डी आर है, ओवर बोलना इसे, अपॉन बोल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर लगा दूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, डी ओवर डी आर आर स्क्वायर डी आर एन एल ओवर डी आर इज इक्वल टू आर डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, ये हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 13 मिली। अब इस इक्वेशन 13 को हम 12 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है पुट इक्वेशन 12 एंड 13 इन इक्वेशन 11। ये देखो जो 12 इक्वेशन में हमने जो एज्यूम किया था, जो 13 मिला है, उन दोनों को हम कहाँ इक्वेशन 11 पे पुट कर देंगे, दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हाँ, जहाँ पे भी आर एन एल है यहाँ पे है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसे इक्वेशन 12 से। और यहाँ पे देखो डी ओवर डी आर आर स्क्वायर डी आर एन एल अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन 13 पे, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 अपॉन आर स्क्वायर पहले से यहाँ पे है। आगे चल लेता, क्या हो जाएगी, वो पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है, एक आर से आर कट जाएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर था, 1 अपॉन आर बन गया। अब ये कर देंगे। इसके बाद ये लास्ट में देखो क्या था, आर एन एल आर था, उसके जगह पे हमने इक्वेशन 12 से पुट कर दिया। आगे चल लेता हूँ और क्या करेंगे देखना। देखो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसकी कोफिशिएंट 1 आना रहता है, इसलिए इस आर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा प्लस 2m एच कट इस। अब आर की मल्टीप्लाई किया तो ए वाली आर उससे कट जाएगी, ये बचेगी। ओके, आगे चल लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसे मुझे हटाना है तो क्या करूँगा, एच कट स्क्वायर अपन 2m से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एच कट स्क्वायर 2m और डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस। अब इसके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो खुद हट गया, तो ई आर अब यू एन एल अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ होगी माइनस। अब इन दोनों को एक साथ रख लिया, इनकी माइनस बाहर निकाल दिया तो वी आर प्लस ए बच गई, ठीक है, ए हो गया। आगे चल लेता हूँ, ए फर्स्ट टर्म एज इट इज है,
अब ध्यान से माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आ गया ए, फर्स्ट टर्म पे माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, इसे उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ माइनस बना, इस तरफ गया तो प्लस बन गया, इक्वल के इस तरफ। और यहाँ पे देखो माइनस था तो माइनस माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी। अंदर की इक्वेशन सेम है। आगे चल लेते हैं। अब माइनस एच ये जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझने योग्य है कि ये पोटेंशियल एनर्जी और ये जो आपकी एनर्जी आई है, इन दोनों को मिला के ये दोनों ही एनर्जी हैं, ठीक है, दोनों ही एनर्जी हैं। इन दोनों को भी इफेक्टिव कह देंगे हम, भी इफेक्टिव आर यू एन एल आर इक्वल टू आर यू एन एल आर, ठीक है। ये भी इफेक्टिव क्या होती है देख लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन 14 आई है हमारी, यही हमारी रेडियल पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए, दिस इज रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल विथ इफेक्टिव और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। वी कैन सॉल्व इट फॉर H आइटम, He प्लस आइटम, लिथियम प्लस प्लस आइटम, ड्यूट्रॉन एंड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल etc। देखो H आइटम में एक इलेक्ट्रॉन, He प्लस, जानते हो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक निकल जाएगी तो प्लस आ जाएगी, इसका मतलब H लाइक आइटम बन जाएगा। लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये भी H लाइक आइटम हो जाएगा। इस तरीके से जो भी आइटम बनेंगे उनके लिए मैं इक्वेशन 14 को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा आगे, द सॉल्यूशन गिव्स एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम। जब इक्वेशन 14 को हम सॉल्व करेंगे तो वहां से एनर्जी लेवल मिलेंगी उस सिस्टम की। द इफेक्टिव और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज गिवन है। हमने भी इफेक्टिव किससे माना था उसे लिख लेते हैं। भी इफेक्टिव वी आर प्लस एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर 2 आई को माने थे। 2 आई मैंने क्यों लिख दिया, देखो यहाँ पे 2 एम आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2 आई यहाँ से हमने लिख डाला है। और यहाँ पे बता भी दिया मैंने वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे चल लेते हैं। इसके फर्स्ट टर्म क्या है, द फर्स्ट टर्म वी आर इज सेंट्रल पोटेंशियल। ये क्या है, वी आर सेंट्रल पोटेंशियल जो हमने निकाला था, जो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा था, एसोसिएटेड विद कूलम्ब पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम द एट्रैक्टिव फोर्स, वहीं से आता है। और सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, देखो द सेकेंड टर्म एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर इज रिपल्सिव और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है, समझ गए। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कहाँ से एसोसिएट होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, विच टेंड्स टू रिपेल द पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर। जब ए वैल्यू जब बढ़ती जाएगी ना, इसका मतलब वो सेंटर से दूर फेंकता जाएगा, पार्टिकल को दूर भगाता जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इस पे अगर ग्राफ खींचें भी इफेक्टिव वर्सेस डिस्टेंस आर पे, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस को हम कम करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। एल इक्वल टू 0 के लिए बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि ये नेगेटिव में है भी इफेक्टिव, वो पॉजिटिव में है। जैसे एल इक्वल टू 1 पे जाते हैं तो उसकी अट्रैक्शन थोड़ा भी इफेक्टिव पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, पॉजिटिव। एल इक्वल टू 2 करते हैं तो पॉजिटिव की तरफ, देखो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। फिर एल इक्वल टू 3 के लिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब हम ध्यान से देखो, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर जो ये सेकेंड टर्म है, इसे बढ़ाते जाएंगे तो भी इफेक्टिव का मान बढ़ते जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो सेंटर से दूर जाता जाएगा पार्टिकल, ठीक है। तो ये देखो, जब आर को मैं और बढ़ा दिया, मतलब एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 4, 5 ऐसे में पहुंचा, तो आप देख पा रहे हो भी इफेक्टिव कहाँ चले जा रहा है, इस तरीके से। इसका मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर हो जा रहा है आपकी पार्टिकल। तो ए लाइन किसको दर्शा रहा है, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर को। और ये जो लाइन है क्या है, भी इफेक्टिव को दर्शा रहा है, ठीक है, उस टाइम जब अट्रैक्शन फोर्स रहती है, ठीक। अब इस तरीके से डायग्राम आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, आई होप। अब डायग्राम क्या कह रहा था उसे देख लेते हैं। द फिगर शोज दैट एज एल इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ वी इफेक्टिव आर डिक्रीजेस। वही बात मैंने डायग्राम पे बता दी है कि एल जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, वी इफेक्टिव की जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ जाएगा, पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगी। एंड इट मिनिमम मूव्स फर्दर, अगर और आगे हम उसे बढ़ाते जाते हैं एल की वैल्यू, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाता है कौन, पार्टिकल। The particle will be less bound when it is further away from the origin। और हम जानते हैं कि जो पार्टिकल सेंटर के क्लोज होता है वो ज़्यादा बाउंडेशन से न्यूक्लियस के साथ बंधा रहता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है वो न्यूक्लियस से
कम फोर्स से बंधा होता है, कम पोटेंशियल से बंधा होता है, मतलब वो क्या हो जाता है, अनबाउंड होने को चला जाता है, लेस बाउंड होता है। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्टिकल विल बी लेस बाउंड व्हेन इट इज फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप आपको सेंट्रल पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो भी लिखेंगे, मतलब एमएससी की एग्जाम, उसके लिए बहुत अच्छी नोट्स हो जाएगी। वो नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इसे ही एमएससी के एग्जाम में लिखें, बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। थैंक यू।